एवरीवन, दिस इज नेहा साइनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशंस, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। उसमें जब मैंने चेक करके देखा तो प्रीवियस ईयर में आपकी जो बुक्स हैं उनसे हटके भी कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए थे। मैं वैसे तो बता चुकी थी कि हम न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी हमारे पैटर्न टाइप क्वेश्चंस बनते थे वो सभी हम कर चुके थे। यहाँ जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो हमारी कुछ जो इक्वेशंस होती हैं, जो हमारी सेकेंड यूनिट आएगी फोर्स एंड मोशन, उसमें भी हमारा ये इन्वॉल्व होता है। तो हमारी कुछ इक्वेशंस हैं जो हमारा बुक्स जो है हमारी उसमें हैं, तो हमें क्या करना है, उन इक्वेशंस का भी डायमेंशनली चेक करके देखना है कि कुछ जो हमारी इक्वेशंस हैं क्या वो हमारी डायमेंशनली करेक्ट हैं। उनमें से एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन वैसे तो हमारे जो सिलेबस है उसमें यूज नहीं होती है, बट हाँ ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आया हुआ है, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको कराना चाहिए, तो मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आज कराने वाली हूँ। ये क्वेश्चन बाकी के जितने भी हमारी इक्वेशंस हैं उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में होगा। डिफरेंट वे मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हैं जो शायद आपने कुछ नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो जो हम बात करेंगे वो अलग अलग पैटर्न पे करेंगे, यानी कि अलग एक टॉपिक पे। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे तो ये वेलोसिटी है किसी भी एक सिंपल पेंडुलम की, कि कोई भी जो पेंडुलम होता है वो क्या करता है, कितना डिस्प्लेस होता है और कितनी वेलोसिटी के साथ वो अपनी जगह को क्या करता है, बार बार कवर करता है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन कवर करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। करने हम न्यूमेरिकल्स ही वाले हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके वो हैं जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मैंने कराए नहीं थे, तो मैं चाहती हूँ मैं कुछ भी नहीं छुड़वाऊं। जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे जरूर कराऊंगी, ताकि एग्जाम में कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए तो फिर देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी है वो है हमारी, check the dimensional correctness of formula v is equal to pi omega root r square minus 5u। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन को करते हैं, तो जैसे कि मैंने जब आपको ये करेक्टनेस वाले जितने भी आपको ये इक्वेशंस कराई थी, जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए थे, उन सभी न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको स्टेप वाइज बताया था कि आपको किस तरह से स्टेप वाइज क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अगर आप स्टेप फर्स्ट देखते हैं इस इक्वेशन का, तो आपको याद होगा स्टेप 1 क्या था, जो गिवन इक्वेशन उसको लिखोगे। गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारी गिवन इक्वेशन, वो है हमारी v इज इक्वल टू पाई ओमेगा रूट आर स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो गिवन आपकी इक्वेशन है उसको लिखने के बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी इस इक्वेशन में यूज है, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको बताना है कि एक्चुअल में ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो भाई जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे कि हमारी जो v है, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद पाई ये कांस्टेंट है, पाई का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो हम इक्वेशन में पाई की कोई भी डिटेल नहीं देंगे, कोई भी डिटेल के बारे में हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा क्या, ओमेगा। ओमेगा होता है बच्चों आपकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कह लो, एंगुलर स्पीड कह लो, जो तुम्हें ठीक लगे वो कह लो, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। आर जो है यहाँ पे जो हमें आर दिया गया है वो दिया गया है एम्पलीट्यूड के वे में। जैसे कि देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी आपके पास वेव है, तो ये हमारी क्या है, कोई भी एक वेव है। तो वेव जो होती है उसका ये जो होता है, यानी कि कितनी हाइट तक कोई भी वेव जा सकती है, वो उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो ये उसका क्या है, एम्पलीट्यूड। तो आप लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड लेंथ ऑफ वेव या फिर सिंपल पेंडुलम। देन उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ y की 3, y है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट इन SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपका पेंडुलम होता है उसका होता है
मान लीजिए कि आपके पास ये पेंडुलम है, पेंडुलम में कितना डिस्प्लेसमेंट वो कर रहा है, वो कितना होगा इसका y, यानी कि कितनी हाइट है जहां तक आपका जो पेंडुलम है, जो बोब है, वो मोशन में आ सकता है, वो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जितनी भी हमें जानकारी देनी थी, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, वो सारी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली है। ठीक है, तो ये राइट डाउन करने के बाद जो हमारा स्टेप 2 होता है वो क्या होता है, तो भाई हम यहाँ पे अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब हम लेंगे LHS, यानी इक्वेशन का LHS लेंगे और उसमें उसका डायमेंशन देखेंगे। तो टेकिंग LHS ऑफ द इक्वेशन, जब आप इसका LHS लेंगे तो LHS में आपकी क्या है, v है, वेलोसिटी है, तो आप निकालेंगे डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो जब आप इसको देखते हैं तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होता है वो होता है लेंथ l, t का होता है आपका t, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो वो निकल के आता है आपका l t माइनस 1। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, ये आ गई आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, किसके लिए, LHS वैल्यू के लिए। अब स्टेप 3 क्या रहता है हमारा, स्टेप 3 रहता है हमारा टेकिंग RHS ऑफ द इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन है, यानी कि हमारी जो ये गिवन इक्वेशन है, इसका RHS लेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है पाई ओमेगा रूट r स्क्वायर माइनस y क्यूब। तो यहाँ पे जो पाई है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, किसके लिए, ओमेगा के लिए। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा, तो भाई इसका ये क्या होता है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 2 पाई बाई टी। तो आपको पता है 2 एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, नो डायमेंशन, ये डायमेंशनल लेस है। तो यहाँ पे जो आपकी आती है वो आती है टाइम की, और टाइम की आपको पता है इनवर्स करोगे तो क्या आएगा, t1 t माइनस 1। तो ये तो आ गया ओमेगा की, अब निकालते हैं r की। तो हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर r, यानी कि हमारा r क्या है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक हाइट ही तो होती है, और हाइट क्या होता है, एक लेंथ होती है। तो यहाँ पे r का स्क्वायर है, वैसे तो इसका डायमेंशन l होगा, बट आपको r स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने r के लिए यहाँ पे जो हमारी लेंथ होती है वो क्यों ली है, क्योंकि इस चीज को आपको समझना है बच्चों कि जो लेंथ जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्चुअल में एक लेंथ ही तो होती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लेंथ ही तो है। और अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, अब बात करें y के बारे में, तो y क्या है, y हमारी डिस्प्लेसमेंट है कि कितना डिस्प्लेसमेंट करके जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक्चुअल में हमारी लेंथ ही होगी, तो ये भी लेंथ ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है y3, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, l का 3। तो अब जैसा मैंने आपको स्टेप 4 में हमेशा बताई है एक बात, वैसे इसका स्टेप 4 नहीं स्टेप 3 होता है, लेकिन इसको स्टेप 4 मान लीजिए कि ये जो टर्म आई है हमारी, जो हमारी RHS में है, ये तो एकदम बिखरी हुई आई है, यानी कि हमारा ओमेगा का अलग, r का अलग, y का अलग, लेकिन हमें इनको क्या करना है, कंबाइन। और कंबाइन हम कैसे करते हैं, जैसे आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम ऐसा का ऐसा इनको कंबाइन करने के बाद आपको क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। v क्या आया था हमारा, v आया था यहाँ पे l t माइनस 1। अब हम LHS इज इक्वल टू RHS लेके चल रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे कितना है, पाई ओमेगा रूट क्या है आपका, r स्क्वायर माइनस y क्यूब। तो l t माइनस 1 तो हमारा ऑलरेडी है, पाई ओमेगा की जो वैल्यू आई है वो आई है t माइनस 1, और रूट r का आपका आया है l स्क्वायर, और इसका आया है आपका l3। तो इतनी सी चीज तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप अगर देखते हैं तो l t माइनस 1, पाई का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है तो हटा देंगे, यहाँ बचेगा आपका t माइनस 1। इसको आप लिख सकते हैं l स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और पावर कितनी है इसकी, 1/2। कुछ ऐसा ही है, देख लो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो रूट लगा हुआ था, इस रूट की वैल्यू हमें मैथमेटिकल टर्म में ऑलरेडी पता है कितनी होती है, ये होती है हमारी हाफ। तो मैंने रूट को हटाकर क्या लिख दिया, हाफ लिख दिया। तो ये तो हो गई हमारी वैल्यू। अब जरा आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि जब आप इसको सोल्व करते हैं तो L3, तो इसको कुछ किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, LT माइनस 1 L2
माइनस, देखिए L2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी L3, है ना, और इनटू में क्या हो जाएगा 1/2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आपका कितना आएगा 1 माइनस L कितना आएगा आपका, कहीं ना कहीं जो L है आपका वो माइनस में आएगा, कैसे ना कैसे, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3/2 आएगी। तो भाई 1 में से क्या कर सकते हैं हम इसको माइनस, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये इससे क्या आएगी हमारी डिफरेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर में आएगी ये वैल्यू, है ना, और माइनस में भी आएगी, क्योंकि देखिए इसका एलसीएम लेंगे ना 1 माइनस 3/2। जिन बच्चों का मैथ्स में हाथ तंग है वो देख लीजिए, 2 1 2 एलसीएम हमारे यहाँ 3 2, तो कितना आएगा -1/2। तो आप देखो यहाँ पे तो क्या था LT -1, यहाँ पे T -1 और L कितना आया आपका 1/2, वो भी माइनस में। तो अब आप मुझे इस इक्वेशन से एक बार खुद देख के बताओ, क्या ये LT -1 बराबर हो सकता है T -1 और L की पावर 1/2 के? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये करेक्ट नहीं है। ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है ये आपके डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको, जो हमारा रूल होता है, जो हमारा पैटर्न होता है, जो मेथड हमने सीखा है हमारे डायमेंशन के थ्रू किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी इक्वेशन को चेक करने का, उसके थ्रू ये इक्वेशन जो है वो हमारी गलत आ रही है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे इन दिस इक्वेशन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ये वैसे करेक्ट हो सकती है हमें नहीं पता, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो LHS है वो इस इक्वेशन के RHS के इक्वल आना चाहिए था, बट वो इक्वल नहीं हुआ। तो यहाँ पे थी हमारा ये क्वेश्चन, बिल्कुल जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन किए थे उन सभी के सभी क्वेश्चंस में हमारी जो इक्वेशन है वो LHS इक्वल टू RHS आ रही थी, एकदम क्लियर थी, तो ऐसी कोई कंफ्यूजन हमें देखने को मिली नहीं थी। बट ये वाली अब तक की फर्स्ट इक्वेशन है, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद, सभी क्वेश्चन करने के बाद, ये हमारा एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारा जो आंसर आया है वो आया है कि नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ये हमारा करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली इसको करेक्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है इस बात का। ओके, अभी कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी मैंने अच्छे से बता दिया कि किस तरह से आप माइनस करोगे तो ये माइनस में जाएगा, ये पॉजिटिव में है। इन सारी चीजों को एक बार खुद से करके देखोगे, इक्वेशन भी समझ में आ जाएगी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से इसको सोल्व करना है, और किस तरह से आपको इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज भी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन थे, एक मेरा फर्ज बनता था इस तरह का क्वेश्चन भी कराने का, जिसमें आपको ये लगे, ये ना लगे कि सारी की सारी जो इक्वेशंस है वो सारी आपकी करेक्ट ही आ रही है। मान लो निकालना नहीं आ रहा, लास्ट में आप लिखा हो यस दिस इज करेक्ट, नो, इक्वेशंस नेगेटिव भी होती हैं, यानी कि जो आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट है ऐसे भी होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा जो इक्वेशन आएगी वो करेक्ट ही आएगी। तो जितने भी अब तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए, न्यूमेरिकल्स कराए, वो सारे के सारे करेक्ट थे, बट ये आपकी करेक्ट नहीं है। तो मैं एक बार आपको बता देना चाहती थी कि अगर आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम में आए, चाहे कॉलेज के एग्जाम में आए, कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए ये इक्वेशन देके कि क्या ये आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, तो आपको पूरा निकालना ना पड़े, आपके पास पहले से ही आंसर हो कि नो, दिस इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा फर्ज था, फर्ज मैंने पूरा कर दिया। अब आपका फर्ज है कि आप इसको एक बार करके देखिए, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि आपको ये करना आ गया है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन निकल के भी आता है कि लास्ट में वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इस कंफ्यूजन में मत बैठ जाना कि नहीं हमने किया था, सारे करेक्ट आए थे तो पक्का मैंने कहीं गड़बड़ कर दी। ऐसा नहीं है, आपने कोई गड़बड़ नहीं की है, वो गड़बड़ ऑलरेडी उस इक्वेशन में है, क्योंकि वो इसीलिए डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो पा रही है। चलिए, तो फिर हमारा नेक्स्ट पैटर्न एक अलग तरह का डेरिवेशन टाइप, जो हमारा न्यूमेरिकल एक नया पैटर्न होता है, उसको सिखाऊंगी मैं आज आपको। तब तक फटाफट से इसको नोट कर लो, और हाँ एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा एक नया पैटर्न, एक नया टॉपिक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें हम लोग जो हमारी डेरिवेशंस होती हैं उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें एक्चुअल में इक्वेशन दी नहीं जाएगी। अब हमें खुद से इक्वेशन को क्या करना है, खुद से इक्वेशन को बिल्डअप करना है। जैसा कि अब तक हम क्या करते आए थे,
हमें कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाती थी और हमसे पूछ लिया जाता था क्या ये जो इक्वेशन है क्या वो आपकी सही है, ये जो फॉर्मूला है क्या वो सही है, क्या वो करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, क्या डायमेंशन के थ्रू उसको सही बनाया जा सकता है या समझा जा सकता है या कहा जा सकता है कि ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। उसमें हमें इक्वेशन को पहले से ही क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ दिया जाता था। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं इन तरह के क्वेश्चंस में हमें कोई भी इक्वेशन गिवन नहीं होगी। आपको खुद को सबसे पहले जो इक्वेशन आपको गिवन होगी, मतलब गिवन नहीं होगी, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी। जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी उस स्टेटमेंट के थ्रू आपको खुद से सबसे पहले बनानी है इक्वेशन। जो इक्वेशन आप बनाएंगे मे बी वो इक्वेशन आपकी बन जाए, बट उसकी जो हमारे डायमेंशनली वैल्यू होती है, डायमेंशनली का मतलब होता है कि जो पावर होती है, क्योंकि जो डायमेंशन हम निकालते हैं वो निकालते हैं एम, एल और टी, और उनकी पावर जो होती है वो एक्चुअल में हमें डायमेंशन के बारे में बताती है। बट यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे आपको कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा कि आपके जो यहाँ पे ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ एंड टाइम, इनकी जो पावर्स होंगी उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से इनकी वैल्यू जो होगी वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस जो आपका कंफ्यूजन का काम है वो सिर्फ इतना है, पूरा क्वेश्चन किस तरह से करना है, स्टेप वाइज एक एक टर्म आपको बहुत अच्छे से याद कराने का, समझाने की पूरी गारंटी मेरी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो शायद मैं भी आपको अच्छे से ना करा पाऊं, क्योंकि वो आपके खुद की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, आपके खुद की नॉलेज पे डिपेंड करता है, और वो है आपका स्टेटमेंट को समझने का तरीका। क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट को नहीं समझ पाए, उस इक्वेशन तक पहुंच ही नहीं पाए जहां से हमें न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना है, तो न्यूमेरिकल करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपने स्टेटमेंट ही गलत पढ़ ली, स्टेटमेंट के बारे में ही आपको समझ में नहीं आया कि स्टेटमेंट में आपको क्या दिया है, क्या पूछा गया है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना इट नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना सिखाती हूँ मैं आपको, पढ़ना और समझना कि आपको क्या क्या टर्म दी गई है, एक्चुअल में आपसे क्या चीज मांगी जा रही है, क्या आपसे फाइंड आउट करवाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले टॉपिक है वो किस पे बेस्ड है वो समझ लीजिए। टॉपिक है हमारा बेस्ड ऑन दी डेरिवेटिव्स। हम लोग डेरिवेटिव्स देखेंगे ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। बहुत सारी क्वांटिटीज होंगे, उनके बीच में रिलेशन दिया होगा, देन उसके बाद आपको उनके डेरिवेटिव्स करके उसकी वैल्यू निकालनी है कि एक्चुअल में जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो हमारी क्या आएंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है और आपको स्टेटमेंट में एक्चुअल में कैसे पढ़ना है। एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ आपके इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही गिवन होगा। अगर स्टेटमेंट नहीं पढ़नी आई, इक्वेशन का तरीका नहीं बनाना आया, तो आई एम सो सॉरी, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। भाई सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम नहीं पता तो कैसे सारी की सारी इक्वेशन समझ पाओगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है, कोई एक धागा होता है जिससे एक मास m का कोई एक बॉडी को क्या कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है। ये पेंडुलम क्या करता है, ये हमेशा मूव करता रहता है कुछ इस तरह से। अब ये 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितना आपका ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है वो इसका टाइम पीरियड होता है। अब ये इसकी क्या है, लेंथ, कि ये कितने धागे से बंधा हुआ है, ये इसकी क्या है, मास, कि इसका जो मास है, ये जो बॉब है इसका वेट कितना है, और एक होता है आपका ग्रेविटी जी, जो आपके पेंडुलम को हमेशा कहाँ रखता है, नीचे की तरफ रखता है। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटीज आपकी होती हैं, लेंथ एल, मास एम, और जी आपकी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। इन सब की वैल्यूज को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद उसको क्या करना है, सोल्व आउट करना है कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई है एक्चुअल में कैसे दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना, ताकि हमें एक्चुअल में समझ आए कि किस तरह से हमें इन सारी की सारी वैल्यूज को क्या करना है, सोल्व। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए टाइम सिंपल पेंडुलम डिपेंड, यानी कि टाइम पीरियड आपका डिपेंड कर रहा है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है। जब भी डिपेंड की बात आए आप लगाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, उसके बाद अगर जो जो बोला जा रहा है वो देखते जाइए।
तो देखिए मास ऑफ बोथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि देखिए मास, सबसे पहले तो मास पे डिपेंड करेगा, बोब के मास पे, देन उसके बाद लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, देन उसके बाद आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रहा है। और आपको क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है टाइम पीरियड का यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। अब देखिए हमें ये तो पता लग गया है कि जो हमारा टाइम होता है वो कुछ इस तरह से डिपेंड करता है हमारी मास पे, लेंथ पे और जी पे, बट हमें नहीं पता कि इसकी पावर कितनी कितनी होगी। पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब यहाँ पे हमारा ये है कि हमने जो ये यहाँ पे वैल्यूज रखी है ना एम, एल और जी, जो हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन थी, इनकी पावर्स भी तो होंगी ना कुछ, तो हमें पावर्स को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, लेकिन पावर नहीं पता, तो इनकी पावर नहीं पता, तो हम लोग पावर लिख देते हैं ए, बी और सी। हम लोग इनकी पावर्स को लेके चलते हैं ए, बी और सी। तो देखिए इसको आपको कैसे सोल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास टी क्या है, टाइम पीरियड। आप सारी चीजों को एग्जाम में अच्छे से लिख के आएंगे, अगर नहीं लिख के आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। टी क्या है, टाइम पीरियड है, सारी चीजें अच्छे से मेंशन करोगे। टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, देन उसके बाद एम क्या है, मास ऑफ बोब, एल क्या है आपकी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक एक चीज बता रही हूँ जैसा एग्जाम में आपको करके आना है। उसके बाद जी आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका क्या हो गया, जी हो गया। तो ये सारी चीजें तो हमें आ गई समझ में कि कैसे कैसे हमें गिवन इक्वेशन को शो आउट करना है। अब आपको क्या देखना है, हमें इनकी पावर फाइंड आउट करनी है। उससे पहले आप कहेंगे कि हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट होगा आपका के। बाकी सारी की सारी वैल्यू आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी, उनको आपको चेंज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों साइड LHS और RHS में जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को आपको फाइंड करना है डायमेंशन। सो फर्स्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें गिवन है उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में था हमारा टाइम पीरियड टी, और आपको पता है जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का वो आपका टी ही होता है। तो ये तो हो गया हमारा LHS। नाउ टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन। अब जब आप RHS लोगे ना तो इक्वेशन में बहुत सारी क्या आएंगी, वैल्यूज। तो सबसे पहले हम मास की निकाल रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। तो भाई मास का तो m का तो m ही रहेगा, लेकिन पावर क्या है a, तो आप क्या लिखेंगे, m की पावर a। उसके बाद आप निकालेंगे किसके लिए, l के लिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर l। अब आप कहेंगे कि l का तो l ही होता है, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, b, तो आप क्या लिखेंगे, l की पावर b। नाउ लास्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर जो आपका जी है वो। हाँ भाई अब मुझे बताइए किन किन बच्चों को याद है कि डायमेंशनल फॉर्मूला जी का क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्चुअली में वो ही होता है जो आपका एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का होता है L t-1, नीचे t आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आएगा L t-2। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका जो आपका डायमेंशन आएगा वो आएगा L t-2। लेकिन बेटा यहाँ पे आपका c दिया हुआ है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, L की पावर c और t की पावर -2c। अब अगर आप इन सबको कंबाइन करें, नाउ कंबाइन डायमेंशन ऑफ RHS, सबको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, m यहाँ पे a की है तो m की पावर कितनी आ गई बेटा, b, सॉरी a दी हुई है एक। l की कितनी है, l की यहाँ पे है b और यहाँ पे है c, तो क्या हो जाएगी l की b प्लस c। अगर t की बात करें तो t की हमारी यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो है आपकी 2c। अब एक बार आप लोग LHS इजिकल टू RHS करना,
जब आप LHS इक्वल टू RHS करोगे तो LHS कितना आया था आपका, ओनली टी, देख लो ओनली टी। इसको मैं ऐसे लिख दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसको ऐसे लिख दूं M0 L0 T1, और RHS में कितना आया है, M की पावर A L की पावर B प्लस C और T की पावर -2C। नाउ कंपेयरिंग LHS एंड RHS, पावर ऑफ M, पावर ऑफ L एंड पावर ऑफ T। जब आप LHS और RHS दोनों साइड में पावर को मेजर करते हैं, मास को, लेंथ की को और टाइम की को, तो आपको मिलता है कि आपका यहाँ से जो A है वो आपका निकल के आया है 0, जो आपका यहाँ पे B प्लस C है वो निकल के आता है आपका अगेन 0। जब आप टाइम का निकालते हैं तो वो आपका कितना निकल के आता है, -2C इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको क्या मिला, C की वैल्यू, C आपकी कितनी आती है, जल्दी से बताओ, C आपकी आएगी यहाँ पे -1/2। देख लो अच्छे से मेजर कर लो कि किस तरह से आपकी सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे दिखाया गया है, कैसे उसको फाइंड आउट किया गया है। देन उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट करेंगे कि किस तरह से हमारी वैल्यूज आई हैं। इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। अगर फिर भी आपके कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, यानी कि इस टॉपिक में, इस लाइन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया कि ये चीज ऐसे क्यों हुई और ये चीज ऐसी आपकी क्यों हुई। क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो बेटा फिर आपकी कंफ्यूजन को दूर करना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो एक बार आप अच्छे से देख लो। अगर आपको फिर भी नहीं आता है समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आपका कैसे हुआ है, ठीक है ना। फटाफट से देख लो, फाइंड आउट कर लो, फिर मुझे बताओ कितना समझ में आया। A आपका 0, B प्लस C आपका क्या हो जाएगा यहाँ 0, और C की वैल्यू कितनी आई, -1/2। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस -1/2 को इसमें नहीं रखोगे। जब आप इसको रखोगे कि B -1/2 इज इक्वल टू 0, तो बेटा आपकी B की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी आपकी हाफ, ठीक है। तो देखो मैं इसको अलग से यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। A आपका आया है 0, B आपका आया है 1/2 और C आपका आया -1/2। इसको साइड में नोट कर लेना, मैं आपको करके दिखा देती हूँ इसको। तो अब देखो इसमें पावर रखोगे ना, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो ये करने का था, तो रखो। T इज इक्वल टू क्या था आपका, K, M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। अब जो भी आपकी पावर्स निकल के आई है ना, वो सभी पावर्स सिर्फ इसमें आपको पुट करनी है, तो करो। T इज इक्वल टू K, M आपका 0 आया है तो आप क्या रख दोगे 0, L आपका B है तो कितना आया आपका 1/2, G है आपका -1/2। माइनस क्यों आया, क्योंकि C की वैल्यू जो आई है वो आपकी -1/2 है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हमने कहा था कि हमें इक्वेशन से, स्टेटमेंट से ये तो पता लग गया कि इक्वेशन किस किस पे डिपेंड कर रही है, जो टाइम पीरियड है वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। बट हमारा मेन मोटिव क्या था, हमें पावर भी तो फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या किया, दोनों साइड के जो डायमेंशन है उसको इक्वल रखा और A की, B की, C की क्या निकाल ली, वैल्यूज निकाल ली। अब इस वैल्यू से अगर आप ध्यान दें तो जिसकी पावर 0 होती है वो खुद में ही क्या होता है, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा आपका M, L की पावर क्या है 1/2, तो भाई इसकी भी क्या है 1/2, तो L 1/2 और G को अगर मैं प्लस में लेना चाहूं तो नीचे ले लूंगी, क्योंकि जब पावर माइनस होती है तो आप उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर लेते हो। और आपको इतना भी पता होगा कि हाफ का मतलब होता है रूट, तो आपकी एक्चुअल में जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है ये, देख लीजिए लास्ट में एक्चुअल में जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है वो ये फॉर्मूला है कि हमने क्या किया, हमने रूट को जो हमारे 1/2 था उसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि रूट जो होता है वो होता है हमारा हाफ, और हाफ को मैंने किस में चेंज कर दिया, रूट में। और जी को मैं नीचे क्यों लेके गई, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव में थी, तो नीचे आके क्या बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। और यही हमारे टाइम पीरियड का क्या होता है, वो फॉर्मूला जो हमें एक्चुअल में चाहिए था। तो इससे हमें क्या पता लगा, हमें इससे ये पता लगा कि यस ये फॉर्मूला होता है, ये हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, यानी कि जो हमारा यूज होता है टाइम पीरियड हमारा पेंडुलम में, उसको सोल्व करने का ये हमारा क्या था, तरीका। इसी तरह का हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, उससे पहले एक बार आप इस पूरे को रिवाइज करो। कुछ नहीं किया मैंने, जो भी स्टेटमेंट में दिया था उसको लिख लिया। पावर मुझे नहीं पता थी तो मैंने एज्यूम कर ली A, B और C।
अब मुझे पावर चाहिए थी तो मैंने क्या किया, LHS और RHS में MLT को क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया। जैसे कि मैंने सबसे पहले LHS लिया, उसमें पावर आपकी T ही थी, T की पावर 1, तो ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं थी। फिर मैंने RHS लिया, RHS में मास का अलग, लेंथ का अलग और G का अलग क्या ले लिया, डायमेंशन। तीनों का डायमेंशन देख लिए, जो भी इनकी पावर हमने एज्यूम की थी A, B और C, उनके अकॉर्डिंग इन तीनों को कंबाइन कर लिया। फिर हमने LHS और RHS को इक्वेट किया, बराबर किया, दोनों की पावर को क्या किया, मिलाया, जिससे हमें A, B और C की पावर मिल गई। A, B और C की पावर हमने यहाँ पे रखी, जिसके बाद हमें पता लगा कि जो हाफ है इसको नीचे लेके जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और हाफ का मतलब होता है रूट, तो मैंने हाफ को हटाया और रूट का निशान लगा दिया, जिससे हमारा वो एक्चुअल में जो फिजिक्स में फॉर्मूला होता है हमारे टाइम पीरियड का, वो निकल के आ गया। तो ये तरीका था हमारा, ये पैटर्न था हमारा न्यूमेरिकल को सोल्व करने का। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट वाला, तब तक आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ, क्योंकि इस साइड मुझे सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करना है। आई होप आपने कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। कराने का तरीका, करने का जो भी मेथड है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस टाइप से आपको ये सोल्व करना है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ना बेटा, वो भी आपका डिट्टो का डिट्टो ऐसे ही आपको करना है, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आपको लगानी है और सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें। तो स्टेप 1 में जैसा मैंने आपको कहा था, सबसे पहले आपको जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को अच्छे से एक बार बिल्कुल सावधानी से पढ़ो और देखो किस वैल्यू के बारे में, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बोला गया है और क्या कहा गया है कि वो क्वांटिटी जो है वो आपकी अदर किन किन क्वांटिटीज पर, किस किस फॉर्मूले पे आपकी डिपेंड कर रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ड्राइव डायमेंशनली एन एक्सप्रेशन, यानी कि डायमेंशनली हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है, एक डेरिवेशन करना है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हो, यानी कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए डेरिवेशन करना है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, यानी कि ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, मान लीजिए मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन किया F से, ये आपका डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, यानी कि v के बारे में बात करेंगे, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, यानी कि यहाँ पे क्या दी गई है आपकी रेडियस r। तो हमें इतनी सी हिंट हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसमें हमारी जो न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी, जो हमारी वेराइटीज आएंगी, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन कौन सी होगी, m, v और r। बट अभी हमें इनकी क्या नहीं पता, हमें इनकी पावर्स नहीं पता कि कितनी पावर्स पे हमारा जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो काम करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स के जो भी हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज है, इनकी पावर को फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट करना है तो कुछ ना कुछ क्या करके चलना पड़ेगा, एज्यूम, जैसे हम मैथमेटिक्स में कोई भी इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू हमारी x है। ऐसे ही हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करनी है, हमारी पावर। तो मैं यहाँ पे पावर को क्या लिख देती हूँ, और अच्छा हाँ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इक्वल का साइन लगाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट k आ जाएगा, और बाकी की फिजिकल क्वांटिटी ऐसे के ऐसे। पावर फाइंड आउट करनी है तो ये हो जाएगी आपकी a, b और c, यानी कि a, b, c आपके सेंट्रीपिटल फोर्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अब हमें ये a, b और c की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो आपको पता है, LHS और RHS लेके चलते हैं। सो टेकिंग LHS ऑफ द इक्वेशन, अब हम क्या लेंगे, इस इक्वेशन की LHS लेंगे जो कि हमारा क्या है, फोर्स। तो हम क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो हमें क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। तो अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या आपको याद हो गया कि हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का वो होता है आपका m1L1T-2। बेटा अब कोई चांस नहीं है, अगर अब भी आपको याद नहीं हुआ है तो देखिए फिर तो बहुत बेकार काम हो जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया LHS का, अब हम क्या निकाल लेंगे, नाउ टेकिंग RHS ऑफ द इक्वेशन। अब हमें क्या करना है,
अब हमें जो हमें RHS में वैल्यूज दी गई हैं, अब देखो जरा RHS में वैल्यू कौन सी है, 4 वैल्यूज हैं हमारे पास। सबसे पहली है हमारे पास K की तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो एक कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो हम लिख देंगे K इज ए कांस्टेंट एंड इट इज अ डायमेंशनल लेस। ठीक है, तो हम उसका कुछ नहीं निकालेंगे, फर्स्ट हम निकालेंगे मास का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास, तो भाई मास का तो मास ही होता है ना, लेकिन पावर कितनी दी गई है, a, तो हम लिख देंगे m की पावर a। कोई कंफ्यूजन किसी को? देन उसके बाद हम किसका नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में बात करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर v। तो भाई v क्या होता है, वेलोसिटी। अब जिन बच्चों को अब तक याद नहीं हुआ है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होती है तो वो l हो जाएगा, टाइम है नीचे t हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगी टाइम की, तो l t-1। तो जो वेलोसिटी होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। अब इसमें पावर आपकी b है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से तो ये हो जाएगा l की पावर b और t की माइनस b, t की पावर माइनस b। अब हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, रेडियस r। और बता दूं रेडियस एक तरह की डिस्टेंस ही होती है, तो इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका l और इसकी पावर आपकी c दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका c। अब आपको क्या करना है, जो आपकी RHS में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका आपने डायमेंशन निकाला है, इन सबको क्या कर दो, आप कंबाइन कर दो, क्योंकि हमें क्या करना है फिर उसके बाद LHS = RHS करना है, तो दोनों को क्या कर दो, कंबाइन। तो सबसे पहले इसको इस तरफ को सोल्व करो। जब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे आता है आपका m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b और l की पावर c। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आता है m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b। नाउ अब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, यानी कि LHS इज इक्वल टू करना है आपको RHS के। तो LHS में आपका क्या था, तो आप देखते हैं यहाँ पे था m1 l1 t-2, जो कि हमारी फोर्स था। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m1 l1 t-2। और हमारे जो दूसरी साइड RHS में आया है वो आपका क्या आया है, ma lb-c और t-b। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के क्या आ गए, डायमेंशंस। अब आपको जस्ट क्या करना है, अब आपके पास एक लास्ट स्टेप है कि आपने जो यहाँ पे LHS और RHS किया है, यहाँ पे आपको ये दोनों तरफ जो आपकी m, l और t की पावर्स हैं, यानी कि अगर आप LHS में देखते हैं तो m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। सेकेंड साइड जब आप RHS को देखते हैं तो m की पावर a है, l की पावर b प्लस c है और t की पावर कितनी है, -b। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ना इक्वेट कर लेना है। इक्वेट का मतलब एक m की पावर को m की पावर के साथ करो, तो m की पावर क्या है 8 और LHS में क्या है 1, तो ये तो हो गया हमारा m का। जब आप देखते हैं l का, तो l है आपका b प्लस c, ये भी आपका कितना आ रहा है 1। जब आप t का देखते हैं तो t का आपको कितना दे रखा है, t का दे रखा है -b = -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b आपका कितना आ गया 2, तो भाई a आपका 1, b आपका कितना आ गया यहाँ पे 2, तो c निकाल लो, यहाँ पे आपका 2 है ना, तो 2 + c = 1, तो c = क्या आ जाएगा 1 - 2 = -1, तो c कितना आ जाएगा आपका -1। तो देख लो एक बार मैंने ये कैसे किया है, अच्छे से समझ लो, क्योंकि मेन काम यहाँ पे मैथ का होता है, मैथ लगानी होती है थोड़ी। मैंने इसमें कुछ अलग से किया नहीं है, कुछ भी अलग से नहीं किया मैंने, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे m की जो पावर थी उसको सेकंड साइड जो m की पावर है उसके साथ क्या कर दिया, इक्वल। वैसे ही मैंने l की पावर को दोनों को क्या कर दिया, इक्वल। ऐसे ही मैंने t की पावर को क्या कर दिया, इक्वल। a की पावर सीधी सीधी निकल गई, b की भी, b प्लस c की नहीं निकली थी, लेकिन c की हमारी t से हमें मिल रहा था, तो हमने दोनों साइड को जब सोल्व किया तो हमारे पास ये हमारे क्या निकल के आए, नंबर्स निकल के आए। अब ये आ गए ना, इनको हमें पुट करना है यहाँ पे, तो चलो करो, क्या आएगा देखो। इसको इरेज कर दूं, लिख लिया होगा अब तक आपने इसको। तो देखो हमारे पास a की पावर कितनी आई है, यहाँ पे a की पावर आई है आपकी 1, तो m की पावर 1,
v की पावर कितनी आई है आपकी 2, तो यहाँ पे आ गया 2। यहाँ पे आपकी कितनी आई है c की पावर, यानी कि r आपका आया -1। तो भाई माइनस तो हम ले नहीं सकते, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। तो ले आओ, ये आपका हो जाएगा mv²/r, क्योंकि नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसको नीचे लाओगे माइनस का साइन हट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है। तो बच्चों हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। और आप मुझे बताओ, क्या आपको नहीं पता कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यही होता है mv²/r? तो देख लो, अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाए, कोई ऐसी इक्वेशन, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए जिसका फॉर्मूले में आपको बोल दे कि भाई ये जो आपकी स्टेटमेंट में या फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि हमने बोल दिया कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है एम वी और आर पे, और अगर आपको ये नहीं पता कि वो कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो भी आप निकाल सकते हैं, ऐसी कोई कंफ्यूजन है नहीं। देखो मैंने अभी अभी आपके सामने निकाल के दिखाया, जस्ट आपको अज्यूम करना है, अज्यूम करते हुए चलना है कि पावर ए बी और सी है, फिर LHS और RHS को इक्वेट करके चलो, तो फाइनली हमारे पास ABC की क्या आ जाती है, वैल्यूज आ जाती हैं। और जब उनकी वैल्यूज आ जाती हैं तो आपको एक्चुअल में पता लगता है यहाँ पे कि यस, ये वही तो वैल्यूज थी जो हमें पावर्स में चाहिए थी। और जब हमने इन वैल्यूज को यहाँ पे अपने फॉर्मूला में लिखा, तो तब हमें एक्चुअल में पता लगता है यस, ये तो वही फॉर्मूला है जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो अब तक हमने हमारे न्यूमेरिकल्स में लिखा है, जो हमने अब तक पढ़ा है सेंट्रीपिटल के बारे में, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है हमारा mv²/r। तो आप बताइए, क्या बिल्कुल हम ऐसे निकाल नहीं सकते? क्या आपको अब तक ये नहीं आया करना कि किस तरह से एक गिवन स्टेटमेंट से आप कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, जबकि आपको पावर भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि लास्ट में जाके ये जो r है आपका वो नीचे चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम इक्वेशन निकाल देते हैं, पावर को बिल्कुल सही सही निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला है, जो हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी mv²/r। तो बिल्कुल ऐसे निकाला जा सकता है। ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग जो हमारे इसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे, लेकिन प्लीज आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में आसानी हो, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आए कि अब तक जितने भी क्वेश्चन है वो आपने खुद ने अपने हाथों से करके देख लिए हैं। अब आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी इक्वेशन दे दे, किसी भी पैटर्न पे दे दे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगी। आप किसी भी इक्वेशन को, ऐसी इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं जो शायद मैंने नहीं कराई, जो आपने बुक में नहीं देखी। अगर आपने ये मेथड अच्छे से समझ लिया है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को समझा है, मेरे साथ साथ उसको किया है, नोट्स बनाए हैं, साथ साथ प्रिपरेशन किया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन को कहीं पे भी दिक्कत होगी करने में। तो चलिए फटाफट से इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम करते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो। तो चलिए अब करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आया तो आराम से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारी कंबाइनिंग 2 इक्वेशंस होंगी। दोनों इक्वेशन का आपको ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें आपको ना तो ये बताया गया है कि आपकी जो इक्वेशन है, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस पे बेस्ड है, किन फिजिकल क्वांटिटी पे बेस्ड है। यानी कि ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर एग्जामिनर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देना चाहे जो कंप्लीट क्या हो 5 मार्क्स का। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दोबारा से कह रही हूँ, ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा, इजीली आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट आपको क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट हमें गिवन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक ही क्वेश्चन में आपको दो फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या करने को कहा है, इक्वेशन ड्राइव करने को कहा है, तो सीधा सा मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बनता है। यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस, आपको क्या करना है, डायमेंशंस का यूज करना है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है उसको सोल्व करना है। तो मैं एक साइड करूंगी काइनेटिक और एक साइड करूंगी पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं फिर चलिए सॉल्यूशन के साथ। फॉर ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी
एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ध्यान से देखते जाइए, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें क्या पता लगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, मास के और वेलोसिटी के। अब ये तो हमें पता है और पता होना भी चाहिए कि जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब ये चीज हमें कंफर्म है, लेकिन कितनी पावर पे करती है वो हमें कंफर्म नहीं है, तो उसकी पावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो पावर है वो क्या होगी हमारी ए और बी। थर्ड क्वांटिटी नहीं है, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो सी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का क्या निकालना है हमें, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो बताओ क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को बता दूं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी टाइप की एनर्जी हो आपकी, वो टोटली आपकी होती है वर्क डन के इक्वल। दोबारा से सुन लो, काम आएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी टाइप की आपकी कोई भी एनर्जी हो, वो आपकी बिल्कुल यूनिट में भी आपके वर्क डन के इक्वल होती है और डायमेंशन में भी आपके वर्क डन के इक्वल होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डायमेंशन वही होगा जो आपके वर्क डन का होता है। सो अब आपके लिए ये है कि अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद है तो आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज ये भी आपके लिए क्या बन सकती है, एक मुसीबत इजीली बन सकती है। तो वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो होता है m1 L2 और T-2। याद कर लो, अगर अब भी याद नहीं हुआ है तो m1 L2 T-2। अब हम लोग इस इक्वेशन के जो राइट साइड में है उनका डायमेंशन निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। तो भाई मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो मास ही होता है, लेकिन यहाँ पे पावर आपकी ए दी गई है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ए। अब आप क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, टाइम टी होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो एल टी माइनस 1, लेकिन पावर आपकी कितनी दी गई है यहाँ पे बी, तो ये हो जाएगा आपका एल की पावर बी और टी की पावर -1। अब हमें जो राइट साइड में दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी, इन दोनों की फिजिकल क्वांटिटी को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास MA, LB और T-1। नाउ कंपेयरिंग, अब हमारा लास्ट स्टेप, कंपेयरिंग पावर ऑफ M, L, T बोथ साइड। अब दोनों तरफ आपको क्या करना है, M, L और T की पावर को क्या करना है, कंपेयर। तो देखिए LHS में क्या था, ये था हमारा M1, L2 और T-2, और RHS में क्या है, MA, LB और T-1। देख लो कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अब कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका जो A निकल के आएगा वो आएगा आपका 1। अगर आप B को देखते हो तो B देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे B कितना है, B है आपका यहाँ पे 2, है ना, B आपका 2 है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो C नहीं है, यहाँ पे कोई भी C नहीं है, तो जो C होगा वो आपका 0 होगा। हम C की क्वांटिटी को नहीं लेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ दो फिजिकल क्वांटिटी है, MA और BB। लेकिन हमारा जो C होता है, जो ये T लेते हैं हम लोग, ये हमेशा किस पे लेते हैं, C पे, लेकिन ये तो हमारा आ ही नहीं रहा है, तो हम इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसको कंपेयर नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या पता लगा कि A की पावर हमारे पास A आ गई और B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
2 आ गई। अब इसको रखो इसमें, जब आप इसमें रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ डायरेक्टली का साइन हटाया नहीं था, हटा लिया करो भाई। जब आप इस डायरेक्टली के साइन को हटाते हो एक कांस्टेंट के आ जाता है और कांस्टेंट के का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो भाई m की पावर है 1 और v की पावर है यहाँ पे 2, और बोला जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ k वो आपकी होती है 1/2। तो रख दो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, m की पावर 1 मतलब m और v स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये वो ही नहीं है जो अब तक आपने सारे न्यूमेरिकल्स में देखा है, जो अब तक फिजिक्स में देखते आ रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ m v स्क्वायर। तो वही वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m v स्क्वायर, जिसकी m की पावर 1 होती है और v की पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो भाई ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। 2.5 नंबर आपका सेकंड जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उसको करने के मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व आउट। तो चलिए फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी डायमेंशनली हमारी जो वैल्यू है उसको करके देखते हैं कि किस तरह से इसको करेंगे और हमें मार्क्स मिलेंगे बहुत अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर फाइंडिंग फॉर ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ मुझे पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये नॉर्मल है, अब तक आपने जरूरी नहीं है 11 12 या फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है। अब तक जो आपने साइंस पढ़ी है ना उसमें भी ये बताया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है mgh पे, मास, हाइट, ग्रेविटी। तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m g और h। बट इनकी पावर कितनी है नहीं पता, क्योंकि इन जो पैटर्न हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स का, इनमें एक्चुअल में हमें पावर ही निकालनी है। तो पावर पता नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर लिख दी, m की पावर a, g की पावर b और h की पावर c। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है। जब भी हम इस साइन को हटाते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको k बोलते हैं। बाकी आपका सारा का सारा कैसा रहेगा, वैसा का वैसा जैसा आपका था। तो ये हो गई हमारी तैयारी बिल्कुल हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट दोनों साइड हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं उनके डायमेंशंस को देखना है, देन पावर्स को क्या करना है, कंपेयर। सो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी कराई थी तो बहुत अच्छे से बार बार बताया था कि सुन लो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या किसी भी तरह की जो एनर्जी होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट बिल्कुल वो ही होती है जो वर्क डन की होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो हमारे वर्क डन का होता है, और वर्क का क्या होता है बार बार बताती हूँ, m1l2 t-2 सॉरी। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब हमें हमारी जो सेकंड साइड हमारे RHS में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। तो भाई मास का मास ही होता है, पावर आपकी a दी गई है तो क्या हो जाएगा, m की पावर a। अब हमें क्या निकालना है, हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर क्या है आपका g का बार बार बताया है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो आपका एक्सेलरेशन का होता है। और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, LT-2, याद कर लो, अब तक हो जाना चाहिए, LT-2। पावर आपको कितनी दी गई है, b। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा l की पावर b और t की पावर -2b। ठीक है,
अब नेक्स्ट निकालते हैं, हमारी जो नेक्स्ट डायमेंशनल है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एच। भाई एच क्या होता है? हाइट, और हाइट क्या होती है? लेंथ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका लेंथ, और एल के कितना है? सी। तो एल की पावर कितनी हो जाएगी आपकी? सी। तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप LHS RHS को कर लें तो LHS में तो एक ही क्वांटिटी है, उसमें कुछ सोल्व नहीं करना, बट RHS में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसमें मास, लेंथ और टाइम की जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट आती है, तो आप उसको इक्वेट करके एक साथ लिखो। तो जब आप इसमें देखते हो तो आपके पास सबसे पहले मास की है m की पावर a, g की है आपके पास l की पावर a, l की पावर b और t की पावर -2b, और यहाँ पे आपकी है l की पावर c। तो जब आप इसको कंबाइन करके लिखते हो तो आता है m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर है -2b। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि जो हमारी LHS है वो क्या है? वो है हमारी m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, और RHS में क्या है? इसमें हमारे पास m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2b। लास्ट स्टेप, नाउ कंपेयरिंग। अब बस हमें क्या करना है? कंपेयर करना है पावर ऑफ m, l, t। m, l और t की पावर को कंपेयर करो तो करो, यहाँ से a की वैल्यू आती है आपके पास 1 और b प्लस c की वैल्यू आती है आपके पास 2 और -2 भी आपके पास आता है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b आ जाएगा आपके पास 1। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू c कितना आ जाएगा? 1। तो बच्चा a आ गया आपके पास 1, b आ गया 1 और c भी कितना आ गया? 1। तो तीनों ही वैल्यूज आपकी कितनी आई है? 1 1 1। तो चलिए पुट करो यहाँ पे, तो क्या आएगा? k m की पावर 1, g की पावर 1 और h की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, सेम ही होता है। तो हमें पता लगा कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन कितना आता है? mgh, क्योंकि k तो कांस्टेंट है और k की वैल्यू यहाँ पे आप कितनी ले सकते हैं? 1। तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें पता लगा कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और अब तक हमने फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला देखा है पोटेंशियल एनर्जी का, वो भी एक्चुअल में आपका यही है कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी इक्वल होती है mgh के। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का था। यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा, जिसमें हमारा फाइनल रिजल्ट आया हाफ mv², जो कि एक्चुअल में भी यही होता है। फिर हमने हमारी पोटेंशियल एनर्जी का देखा, जिसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा mgh होता है। तो भाई ये था हमारा यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था, जो हमें ड्राइव करने के लिए बोला गया था, पावर निकालने के लिए बोला गया था, वो हमने निकाल के दिखा दिया है। देखो कितना इजी सा था। अब तक तो प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको इजीली 5 मार्क्स में मिल जाएगा। 5 मार्क्स के लायक बिल्कुल है। 2.5 मार्क्स आपको यहाँ पे दे सकते हैं, 2.5 मार्क्स यहाँ पे। बस कहीं पे भी आपको गलती नहीं करनी है, आपको निकालना आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। प्रैक्टिस है तो फटाफट से करके दिखा दोगे, अदरवाइज वो ही है कि प्रैक्टिस भी आपको एग्जाम में ही करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए, ये हमारा काइनेटिक और पोटेंशियल का क्वेश्चन हो गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, उसको सोल्व करते हैं, देन उसके बाद हमारे इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फिनिश। तो चलिए फटाफट से इसको उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे इस जो पैटर्न है हमारा, जो न्यूमेरिकल्स की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना शुरू किए हैं, उन सब में ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। इसके बाद हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो पैटर्न्स है डायमेंशंस पे रिलेटेड, वो हमारे फिनिश हो जाएंगे। देन उसके बाद हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना जो इस पैटर्न पे बेस्ड है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस से मैं कह सकती हूँ, गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको कराए हैं, डायमेंशंस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितनी भी वीडियोस कराई हैं, अगर आपने ध्यान से देखा है, समझा है और एक बार, ज्यादा नहीं, बस एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, देन उसके बाद एग्जाम में किसी भी पैटर्न पे कोई भी इक्वेशन आपको देके पूछ ले या ड्राइव करवा ले, आप फटाफट से कर दोगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। सिर्फ शर्त इतनी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से एक बार देखना है, समझना है, प्रैक्टिस जरूर कर लो, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए एनफ है। प्रैक्टिस करने से ही आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन कैसे, मैंने एक एक क्वेश्चंस को
डायमेंशंस को सोल्व किया है, ड्राइव किया है, डेरिवेटिव्स किए हैं, वो सब इसमें आराम से आ जाएंगे। तो चलिए फटाफट से अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद जो पैटर्न है उसको हम फिनिश करते हैं। तो चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बोल रही है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर P। हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मेन दी गई है जिसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, वो है हमारा प्रेशर। और इसमें आपको स्टेटमेंट में ऑलरेडी ये भी बताया है कि किस फिजिकल क्वांटिटी पर आपका जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? इफ इट इज डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स F एंड इट्स सरफेस एरिया A। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन कि हमें क्वेश्चन में जो जो गिवन है। तो भाई आप शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में हमें पहले से ही बताया है क्या कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और एरिया के। जब आप इसको प्रेशर के इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, कांस्टेंट आ जाता है K और ये आ गया आपका F है। अब स्टेटमेंट में हमें ऑलरेडी ये तो गिवन है कि जो स्टेटमेंट में प्रेशर है वो आपका फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये गिवन नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में फिजिकल क्वांटिटी फोर्स और A इनका आपका पावर कितनी है। तो पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर को एज्यूम कर लेते हैं F की पावर A है और एरिया की पावर हमने ले ली B। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, अब हमें LHS और RHS बोथ साइड डायमेंशंस निकालने हैं, MLT की पावर को कंपेयर करना है और हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। तो भाई प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अब ये मुझे बताओ, जिन बच्चों को नहीं पता है बता दूं बेटा, ये याद रखना है आपको। प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी आपकी चीजें होती हैं, अगर आप इनको ही नेग्लेक्ट कर देंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। चैप्टर में डायमेंशन पे न्यूमेरिकल कराने से पहले मैंने डायमेंशंस करा दिए थे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो प्रेशर जो होता है ना, उसका डायमेंशन होता है M1 L1 T-2, जिसमें आपका जो L1 होता है और T होता है, इसमें फर्स्ट जो सेकंड L की पावर होती है वो भी आपकी किस में आती है, माइनस में आती है। तो M1 L-1 T-2 ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। किसके लिए? किसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है? प्रेशर के लिए। ठीक है, तो अब हमारे जो बाकी की डायमेंशनल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन देख लेते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो बच्चों बताओ मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है। तो आप कहोगे हमें पता है जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे फोर्स का वो कितना होता है, वो होता है M1 L1 T-2। तो अगर इतना होता है तो फोर्स की जो पावर आपको यहाँ पे गिवन है वो है A। तो ये आपका हो जाएगा MA LA और T-2A। कंफ्यूज नहीं होना है, पावर को साथ साथ लेके चलना है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर क्या है, एरिया। तो एरिया का क्या होता है भाई, ये तो सबको पता है, एरिया लेंथ इंटू लेंथ होता है। तो लेंथ इंटू लेंथ यानी कि L का स्क्वायर, और पावर कितनी है आपकी, पावर दी गई है आपको B। तो ये क्या हो जाएगा आपका L2B। अब जैसा कि मैं कहती हूँ RHS के दोनों साइड को आपको क्या करके लिखना है, कंबाइन करके। तो आप इनको क्या करके लिख देंगे, यहाँ पे कंबाइन करके लिख देंगे। तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलता है, तो यहाँ से देखिए MA LA और T-2A हो गया, और यहाँ पे क्या है L2B। तो जब कंबाइन करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, MA L की पावर A प्लस 2B और T कितना हो जाएगा आपका -2A। तो ये हो गई हमारी क्या, LHS साइड की RHS साइड की जो भी वैल्यू थी। अब इनको जरा देखना, LHS क्या होता है आपका M1 L-1 और T-2। जब सेकंड साइड देखोगे तो क्या होगा, MA LA प्लस 2B और T-2A। तो अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है बोथ दी साइड। तो कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT की पावर को बोथ साइड आप क्या करेंगे, कंबाइन करके देखेंगे कि आपकी जो पावर है वो क्या आ रही है। तो देखो जब आप A को देखते हो तो आपकी A की पावर आती है 1। जब आप L को देखते हो तो L की पावर कितनी है, -1, और किसके इक्वल, A प्लस
2b के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, अच्छे से देख लो, इस चीज में कोई भी ऐसी कोई कंफ्यूजन है नहीं। लेकिन आप क्या करोगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे जो कंफ्यूजन रहेगी वो मेन आपको सिर्फ क्या देखनी है बेटा, वो मेन आपको ये देखनी है कि टी आप नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि टी हम जब करते हैं जब हमारे जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर, उसके सेकंड साइड सिर्फ आपको दो फिजिकल क्वांटिटी दी है, तो हम टी की पावर को कंबाइन नहीं करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड को करेंगे। तो ए तो हमें क्या मिल गया 1, हमें बी नहीं मिला, लेकिन ए की पावर 1 है तो रखो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2b, तो ये 1 आपका जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 2b, ये हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, आपके जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। तो हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा a आपका 1 है और b आपका क्या है -1। दोबारा से बता दूं, आप ये कंफ्यूज ना हो कि टी को कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी जो थर्ड जो आपकी है वो वैल्यू नहीं दी गई है, तो वो आप कंपेयर करेंगे भी नहीं, ठीक है, थर्ड क्वांटिटी आप कंपेयर नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास ए और बी की दोनों वैल्यू आ गई है, तो अब आप इसको फॉर्मूले में रख सकते हो, P इज इक्वल टू है आपका f की पावर a और a की पावर b। मैंने क्या है k की वैल्यू को 1 ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि k जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारी 1 है। तो अब आप लिखिए p इज इक्वल टू f की पावर 1 और a की पावर -1, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -1, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आओ क्योंकि रेसिप्रोकल में ला सकते हैं, तो f बाय a आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, क्या हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स में, इवन ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है प्रेशर, तो क्या आपकी ये जो वैल्यू है ये आपकी इक्वल नहीं आ रही है? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो वही तो आ रहा है हमारा, वही तो हमारी वैल्यू आ रही है, फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमें प्रेशर के बारे में बताना था कि किस तरह से जो प्रेशर होता है वो फोर्स और एरिया पे डिपेंड होता है, जिसमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी आपको गिवन था कि प्रेशर फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है, बट हमें क्या नहीं दी थी, हमें इनकी कोई भी पावर के बारे में मेंशन नहीं था, बट हमने पावर निकाली, कंपेयर किया और देखा भाई ये तो बिल्कुल वही आ रहा है जो हमारा फिजिक्स में, हमारा न्यूमेरिकल में हम जो प्रेशर को यूज करते हैं वो आता है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो है ना इजी, बिल्कुल आसान था। तो इसके साथ ये लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे इस पैटर्न पे, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये पैटर्न कंप्लीट, कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, आपके सिलेबस में, आपकी बुक्स में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपके समझ में भी आ गया होगा, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन अब रह नहीं गई होगी और रहनी भी नहीं चाहिए। तो अब आपका सिर्फ एक काम है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं प्रीवियस ईयर हो या आपके बुक्स का कोई क्वेश्चन हो या कहीं से भी कोई भी स्टेटमेंट मैंने लिखवाई है, वो सब आप अच्छे से देखेंगे, वीडियोस को अच्छे से एक एक पॉइंट्स को देखेंगे, खुद से करके देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करोगे, नोट्स बनाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। गारंटी देखो इतनी आसानी से नहीं ले रही हूँ, शर्त एक है, प्रैक्टिस आपको करनी है, समझाने का मेरा है लेकिन करने का आपका है। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे डायमेंशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने करा दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड मोशन का, जो भी उसमें कोई टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़ दिए थे या मेरे ध्यान नहीं रहा या शायद मेरे को पता नहीं था, वो मैं फाइंड करके अच्छे से आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराऊंगी। तब तक फर्स्ट जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।